हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैरागॉन क्लासेस। क्लास 12th के आज के लेक्चर में जो हमारा चैप्टर ऑलरेडी चल रहा था करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके टॉपिक चल रहा था स्लाइड वायर ब्रिज, जिसको मीटर ब्रिज भी कहते हैं। और उस मीटर ब्रिज को हमने एक्सप्लेन करा था, एक आपको एनिमेटेड वीडियो दिखाया था कि रियलिटी में स्लाइड वायर ब्रिज या मीटर ब्रिज कैसा दिखता है, और उसके दो एप्लीकेशंस आप लोगों को कराए गए थे, जिसमें पहला एप्लीकेशन था टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस और सेकेंड एप्लीकेशन था टू कंपेयर या टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ टू रेजिस्टेंसेस। इसका एक एप्लीकेशन और अभी बाकी है जो आज आपको पहले वो कराया जाएगा, देन आपको इसका आखिरी टॉपिक जो है पोटेंशियोमीटर, उसकी जानकारी दी जाएगी। तो चलते हैं हम स्लाइड वायर ब्रिज के लास्ट एप्लीकेशन पर। क्या है वो लास्ट एप्लीकेशन, वो दिखाते हैं आपको। ये आपके सामने स्लाइड वायर ब्रिज या मीटर ब्रिज जो है उसका डायग्राम तो ऑलरेडी बना है, जिसको आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया था, उसका पूरा प्रोसीजर, फॉर्मूला वगैरह वगैरह। आज आपको इसका लास्ट एप्लीकेशन, इसी स्लाइड वायर ब्रिज की हेल्प से एक और काम किया जाता था, वो आपको एप्लीकेशन के तौर पे समझाया जा रहा है। हालांकि ये काफी टाइम कंज्यूमिंग और बड़ा ऑब्सोलीट तरीका है, यानी अब ये तरीका यूज नहीं किया जाता कहीं पर भी, लेकिन क्योंकि आपके सिलेबस में है इसलिए आपको इसकी जानकारी जरूर होनी चाहिए। एग्जाम्स में भी ये तरीका बहुत बार पूछा नहीं गया है, ज्यादातर इससे पहले वाले ही दो एप्लीकेशंस पूछे जाते हैं, बट सिलेबस में है तो आपको इसे छोड़ना नहीं चाहिए। बड़ा आसान सा है, एक तीसरा एप्लीकेशन वो आपको सिखा देते हैं। एप्लीकेशन का नाम क्या है वो मैं आपको बताता हूं, फिर उसको कैसे करना है वो हम सीखेंगे। एप्लीकेशन है टू मेजर अननोन टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड। आपके पास किसी कंटेनर में कोई बीकर वगैरह है, ये लीजिए मैंने बना दिया, ये कोई बीकर, कोई कंटेनर वगैरह है, इसमें कोई लिक्विड है और आपको उसका टेम्परेचर नहीं मालूम, यानी अननोन है टेम्परेचर, और आपको उसका टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। अब आप बोलोगे यार उसके लिए स्लाइड वायर ब्रिज और ये सब चीजों की क्या जरूरत है। स्लाइड वायर ब्रिज तो किसी अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के काम आता है, उसका टेम्परेचर से तो कोई दूर दूर तक रिश्ता नाता ही नहीं है। टेम्परेचर यूज मेजर करने के लिए तो आप थर्मोमीटर यूज कर सकते हो, और बड़ा आसान तरीका है। आप अपने लेबोरेटरी में जो थर्मोमीटर होता है वो लें और इसमें सिंपली डिप कर दें। सेल्सियस वाला थर्मोमीटर अगर आपने इसमें डिप कर दिया तो कितना डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है वो आपको पता चल जाएगा। घरों में जनरली फ़ारेनहाइट वाला टेम्परेचर थर्मोमीटर होता था, अब आजकल डिस्टेंसिंग की वजह से एक इंफ्रारेड थर्मोमीटर भी आता है जो टच भी नहीं कराना पड़ता। पहले वाला थर्मोमीटर तो आपको अपने बॉडी में, अपने माउथ में रखना पड़ता था कुछ देर, या इसमें डिप करना पड़ता था। अब इंडस्ट्रियल थर्मोमीटर्स आते हैं, वो आपको इसमें डिप नहीं करना पड़ता, उससे एक इंफ्रारेड रेडिएशन निकलती है और वो इस लिक्विड का टेम्परेचर उसमें डिजिटली दिखाई दे जाता है। तो इस लिक्विड का टेम्परेचर मेजर करने के लिए ये तो यूज करना आज की तारीख में, आज के जमाने में तो बेवकूफी है। और जो प्रोसीजर आप सुनोगे वो तो आप कहोगे कि रहने ही दें इसे, तो ऐसा प्रैक्टिकली हम तो कोई नहीं करेंगे, चाहे कोई इसके लिए हमें इनाम भी दे। लेकिन मैंने जैसा कि बताया, इस बात की टेंशन में ना जाओ कि ये काम आपको प्रैक्टिकली करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। उसके बहुत आसान और बहुत अच्छी तरह यूज होने वाले, बिना टाइम कंज्यूमिंग वाले बहुत मेथड है, बट हम सिर्फ ये इसलिए जानकारी आपको दे रहे हैं और आपको भी इसको ध्यान रखना है बिकॉज सिलेबस वाली बात है, बस और कुछ नहीं। तो ये बात कन्विंस
करना पड़ता है बच्चों को, वरना जब बच्चे इसका प्रोसीजर सुनेंगे कि हमें क्या क्या करना होगा इस एक्सपेरिमेंट या इस एक्टिविटी के दौरान, तो वो परेशान हो जाते हैं कि ओहो ये अगर रियलिटी में करना पड़ जाए तो कितनी बड़ी मुसीबत आ जाएगी। बट घबराने की बात नहीं है, पहले ही जान लो ये आपको काम रियलिटी में नहीं करना। बहुत सालों पहले लोग ऐसा करते थे या उन्होंने जबरदस्ती इसका एक यूज बना लिया। तो चलो हम आपको सिखाते हैं। ये एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी सीखने से पहले आपको एक फॉर्मूला ध्यान में होना चाहिए, याद होना चाहिए, जो आपने इससे जस्ट पिछले चैप्टर ये चैप्टर है इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट का ये चैप्टर जो चल रहा है इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स है, लेकिन इससे पिछला चैप्टर था इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ। उस चैप्टर में आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है। मैं दिखाता हूं ये फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला पढ़ा है आपने, ये टॉपिक था टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस या टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी इन केस ऑफ अ मेटालिक कंडक्टर। जिन बच्चों को याद आ गया है वो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद आया है तो आपके पास एक बहुत अच्छा तरीका है, आप इस चैप्टर के वीडियो को जाकर देख सकते हो, आपके पास ऑलरेडी अपलोडेड है। यहाँ ये सबसे अच्छी बात होती है, वरना नॉर्मल क्लास में आपको या तो नोट से या बुक से आपको उसे देखना पड़ता है अगर आपको याद नहीं आए तो। मैं थोड़ा बहुत याद दिलवा देता हूँ बच्चों को, लेकिन पूरा डिटेल में अगर उसको दोबारा सीखना है तो आपको नोट्स या बुक से हेल्प लेनी पड़ती है। लेकिन आप यहाँ पर ये फायदा है कि आप वही पढ़ाते हुए कैसे समझाया था दोबारा से उसको बिल्कुल उसी अंदाज में दोबारा देख सकते हो। तो जिनको याद आ जाए अच्छी बात है, नहीं तो ऑप्शन है आपके पास। वैसे याद दिलाने पर याद आ जाना ही ठीक रहता है, बार बार रिवाइज करना चाहते हो वो अलग बात है, लेकिन बार बार आगे की चीज़ों को पढ़ने के लिए पीछे की चीज़ बार बार देखनी पड़े तो वो टाइम वेस्टेज ही है। तो खैर, इस फॉर्मूले के मुताबिक आर नॉट किसी वायर का या किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता था 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। आर नॉट से हम रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर या कंडक्टर एट 0 डिग्री सेल्सियस को डिनोट करते थे, और आर उसी वायर का रेजिस्टेंस होता था थीटा डिग्री सेल्सियस पर। यानी अगर आपको आर नॉट गिवन है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि कंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर चेंज होने पर चेंज होता है, बढ़ता है, तो आर नॉट रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, और उस मटेरियल का आपको अल्फा गिवन है। अल्फा होता था टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये उस मटेरियल के लिए फिक्स है। तो आप किसी भी टेम्परेचर थीटा यानी 50 डिग्री पर, 100 डिग्री पर, किसी भी टेम्परेचर पर उसका नया रेजिस्टेंस क्या होगा उसी वायर का, जो कि होता है आर, वो फाइंड आउट कर सकते थे यूजिंग दिस फॉर्मूला। आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए। उसी सेम वायर का रेजिस्टेंस जब उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, यानी रेजिस्टेंस ऑफ वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस, उस वायर का अल्फा यानी टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और कितना टेम्परेचर पर आपको उसका रेजिस्टेंस पता लगाना है, वो टेम्परेचर आपको गिवन होगा। 50 डिग्री पे बताओ, 100 पे बताओ, वो टेम्परेचर जिस पर रेजिस्टेंस पता लगाना है वो टेम्परेचर पता है। यहाँ आर नॉट 1 तो वैल्यू 1 ही है, अल्फा और थीटा जिस टेम्परेचर पर पता लगाना हो थीटा रख दो, सॉल्व करोगे, उस टेम्परेचर पर नया रेजिस्टेंस कितना होगा आ जाएगा। ये आपने पिछले चैप्टर में फॉर्मूला सीखा था। इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं। कैसे मॉडिफाई कर रहा हूं? ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं। जब मैंने ब्रैकेट ओपन किया तो आर नॉट को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, आर नॉट इंटू 1 आर नॉट हो गया, आर नॉट अल्फा थीटा, दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, बहुत छोटी क्लास में सिखाया जाता है। और फिर नेक्स्ट स्टेप में लिखा है ये
सिर्फ इस आर नॉट को दूसरी तरफ ट्रांसफर किया है, तो ये आपका माइनस में आ जाएगा और इस इक्वेशन को मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिख लिया। ये स्लाइड वायर ब्रिज कैसे यूज करेंगे इसके लिए आपको पहले ये सीखना जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में बोल रहे हैं इफ थीटा इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस, अगर थीटा यानी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस रख दें तो ये जो लेफ्ट साइड में आर है इसको हम R100 लिख सकते हैं। R100 मतलब रेजिस्टेंस ऑफ वायर एट 100 डिग्री सेल्सियस। जब यहां थीटा था तो ये R था, ये R कहलाता था रेजिस्टेंस ऑफ वायर एट थीटा डिग्री। जो भी यहाँ टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस ये है। तो अगर हमने थीटा की जगह 100 लिख दिया है तो लेफ्ट साइड में R100 इज इक्वल टू R0 1 प्लस 100 अल्फा, क्योंकि आपने इसी इक्वेशन में थीटा की जगह 100 रख दिया। तो ये वाला इक्वेशन आपको उसी वायर का रेजिस्टेंस दे रहा है किस टेम्परेचर पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर। और फिर वही ब्रैकेट हम ओपन करेंगे, R100 इज इक्वल टू R0 प्लस R0 100 अल्फा, और फिर ट्रांसफर करेंगे नेक्स्ट लाइन में R100 माइनस R0 इज इक्वल टू R0 100 अल्फा। ये R0 को इधर ही ट्रांसफर कर लिया, पहले की तरह किया है बिल्कुल, बस पहले वही इक्वेशन थीटा टेम्परेचर के लिए लिखा था, थीटा डिग्री सेल्सियस के लिए, और उसको मॉडिफाई कर लिया था। फिर वही इक्वेशन 100 डिग्री सेल्सियस के लिए लिखा है और उसको मॉडिफाई कर लिया। अब हम डिवाइड करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से। जब हम फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा R माइनस R0 डिवाइडेड बाय R100 माइनस R0। ये लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं और ये लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड हो गया, इक्वल टू यहां पर आएगा R0 अल्फा थीटा डिवाइडेड बाय यहां पर आएगा R0 100 अल्फा। ये राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड डिवाइड हो गया। अब आपके पास इस इक्वेशन में जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर सकते हैं, R0 से R0 कैंसिल हो जाएगा, अल्फा से अल्फा, और इस 100 को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें अगर दूसरी साइड पर, तो आपके पास थीटा का जो वैल्यू आया है इस इक्वेशन को सॉल्व करके वो आएगा R माइनस R0 डिवाइडेड बाय R100 माइनस R0 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये आपका फॉर्मूला आ चुका है जिसमें थीटा टेम्परेचर है, R रेजिस्टेंस है उस वायर का, किसी वायर का थीटा टेम्परेचर पर, R0 उसी वायर का रेजिस्टेंस है 0 डिग्री पर, और R100 उसी वायर का रेजिस्टेंस है 100 डिग्री पर। R0 उसी वायर का रेजिस्टेंस है 0 डिग्री पर। ये फॉर्मूला बस कैसे हुआ है ये आप अलग से सीख लो, अभी एक्सपेरिमेंट आपको कुछ नहीं बताया, एक्सपेरिमेंट हम अब आपको नेक्स्ट अभी दिखाते हैं। तो आपने किसी फॉर्मूले, पिछले चैप्टर में सीखे हुए फॉर्मूले का यूज करा
और उस फॉर्मूले का, एक ही फॉर्मूले का 2 बार यूज करा। एक बारी किसी वायर का रेजिस्टेंस थीटा डिग्री पर कैसे निकालते हैं और उसी वायर का रेजिस्टेंस 100 डिग्री पर कैसे निकालते हैं, और फिर डिवाइड करके ये आपके पास फॉर्मूला बन गया। मेनली आपको ये फॉर्मूला यूज करना है लेकिन ये फॉर्मूला अगर मैं डायरेक्ट लिख दूंगा तो ये वाला सपना बच्चों को कभी नहीं आएगा। ज्यादातर बुक्स में इसको प्रॉपरली डिस्क्राइब भी नहीं किया गया, नोट्स में किया गया है, लेकिन नोट्स से पढ़कर भी तभी समझ में आता है जब आप लेक्चर देखें, वरना लेक्चर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कोचिंग में पढ़ने की या लेक्चर देखने की, हर बच्चा नोट्स लेता और खुद ही पढ़ लेता, लेकिन आप जानते हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये फॉर्मूला हमारा मेन यूज है। ये फॉर्मूला कैसे बना वो आपने देख ही लिया है। अब ये बनने वाली जो कहानी है उसको मैं हटा देता हूं। बस इस फॉर्मूले में कौन सी टर्म क्या है वो आपको याद रखनी है, जो मैं साइड में लिख भी दूंगा अब। तो ये आपके सामने से हटा दिया गया है जिसकी जरूरत नहीं थी। अब आपको एक इंपॉर्टेंट बात यहां मैं लिख देता हूं। आर नॉट जो है वो क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, छोटा सा वायर का पीस होगा एट 0 डिग्री सेल्सियस। आर जो है वो रेजिस्टेंस ऑफ सेम वायर एट थीटा डिग्री सेल्सियस। थीटा कितना है हमें पता नहीं है। और आर 100 क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ सेम वायर एट 100 डिग्री सेल्सियस। ओके बात। ये नोटेशंस क्या हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब हम चलते हैं अपने मेन एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट की तरफ। ये जो आप देख रहे हो ये आपका स्लाइड वायर ब्रिज है और आपको ये समझा दिया गया था पूरा डिटेल में कि स्लाइड वायर ब्रिज में कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें लगी हैं। ये एक बैटरी भी इसमें लगी होती थी जिसका ईएमएफ कैपिटल ई है, और फिर इस की को ऑन करते थे, इससे करंट निकल के कहाँ कहाँ जाता है वगैरह वगैरह। लेफ्ट गैप में रेजिस्टेंस बॉक्स लगा होता था जिसकी रेजिस्टेंस आप खुद से एडजस्ट कर सकते हो, एक बारी फिक्स कर सकते हो। और यहाँ पर एस की जगह, यानी एस वो रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू आपको पता लगानी है, या कोई वायर अगर आपने यहाँ कनेक्ट कर दिया तो उस वायर की रेजिस्टेंस आप पता लगा सकते हो। और पता लगाने के लिए आपको क्या करना होता था वो भी मैं यहाँ साइड में लिखता हूँ। आपका R अपॉन S इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L होता था, जिसमें ये L है और ये क्या है 100 माइनस L। और ये L लेंथ कैसे पता चलती है आपको? आप ये जो D पॉइंट से गैल्वेनोमीटर जॉकी की हेल्प से कनेक्टेड है, R और S आपने कनेक्ट करा है खुद से, रेजिस्टेंस बॉक्स और अननोन रेजिस्टेंस, ये है वो आपका अननोन रेजिस्टेंस। आपने जॉकी को ऐसी जगह टच कराना है जहां टच करने के बाद गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 आ जाए। गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 आने का मतलब होता है कि बीडी आर्म में कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा था। बीडी आर्म में कोई करंट फ्लो नहीं करता तो ए से बी तक के वायर का जो भी रेजिस्टेंस है, जिसे आपने पी बोला था, और बी से सी तक के वायर का जो भी रेजिस्टेंस है उसे क्यू बोला था। P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन S होता है। और जो कि P जो रेजिस्टेंस है A से B तक के वायर का, वो उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था और B से C तक जो Q रेजिस्टेंस है वो बची हुई लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। ये भी आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया गया। इन दोनों को आपने लेंथ के प्रोपोर्शनल होने की वजह से L अपॉन 100 माइनस L किया था, तो आपका ये आ गया था। ये हमने डिटेल में किया है, इसलिए मैं अभी शॉर्टकट में याद दिला दूं। तो जस्ट आपने करना क्या होता था, यहाँ पर अननोन रेजिस्टेंस या कोई भी ऐसी वायर जिसका रेजिस्टेंस आपको पता लगाना है, वो कनेक्ट करने के बाद बैलेंसिंग लेंथ ढूंढना है। बराबर में जो स्केल होता था इस पूरे वायर के, कांस्टेंट 10 का ये वायर होता है एक एलॉय का,
उसका लेंथ आपने यहाँ से स्केल से पता लगा लेते हैं, साइड में फिट होता है स्केल, दिखाया था आपको स्लाइड वायर ब्रिज पूरा। और फिर वो लेंथ आपने यहाँ रखनी होती है, क्रॉस आर की वैल्यू आपने खुद फिक्स की होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपकी एस यानी अननोन रेजिस्टेंस आ जाती है। यानी आप इस पूरे मीटर ब्रिज में, स्लाइड वायर ब्रिज में, इस राइट गैप में जो भी वायर कनेक्ट करोगे उसकी रेजिस्टेंस आप इस फॉर्मूले से पता लगा लोगे। अब यहां क्या यूज है मैं बताता हूं। सबसे पहले आपने एक वायर लेना है, मेटल का वायर, प्योर मेटल या कोई रेजिस्टेंस ही ले लो, और आपने 3 बीकर लेने। एक बीकर में होगा मेल्टिंग आइस और एक बीकर में होगा बॉइलिंग वाटर। और तीसरा बीकर तो वही लिक्विड है जिसका टेम्परेचर आपको फाइंड आउट करना है। आपको पता नहीं है उसका टेम्परेचर, इसलिए आपने उस टेम्परेचर को डिनोट कर दिया है कहां से, थीटा से। मेल्टिंग आइस का टेम्परेचर तो आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। आइस नहीं लेना है, आइस का टेम्परेचर तो माइनस में भी हो सकता है। मेल्टिंग आइस लेना है, पिघलता हुआ बर्फ। पिघलते हुए बर्फ का टेम्परेचर 0 डिग्री होता है और बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ये आपको पहले से ही पता होता है। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले वो जो वायर आपने लिया है ना, जिसका रेजिस्टेंस आपको पता नहीं है, उस वायर को आप मेल्टिंग आइस में डिप कर दो। जब आप उसे मेल्टिंग आइस में डिप कर दोगे तो मेल्टिंग आइस का टेम्परेचर क्योंकि 0 होता है तो उस वायर का टेम्परेचर भी 0 हो जाएगा। कांटेक्ट में आने की वजह से हीट ट्रैवल करती है हॉट से कोल्ड में या कोल्ड से हॉट से कोल्ड में ही ट्रैवल करती है, लेकिन अगर ये वायर गर्म हुआ तो इसमें हीट ट्रैवल करके इसका टेम्परेचर 0 कर देगी, और अगर ये ठंडा हुआ तो मेल्टिंग आइस से उसका टेम्परेचर ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन हीट एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जब ट्रैवल करती है जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। तो ये जो वायर है इसको आप मेल्टिंग आइस में डुबाओगे तो थोड़ी देर बाद वायर का टेम्परेचर भी 0 हो जाएगा। अब आप बोलते हो वायर का टेम्परेचर 0 हो चुका है, उस वायर को फटाफट निकाल के यहाँ एस की जगह कनेक्ट करना है। एस को हटा दो और उस वायर को कनेक्ट करो यहाँ, और उस वायर को कनेक्ट करने के बाद वही बैलेंसिंग लेंथ वगैरह ढूंढोगे। आप बैलेंसिंग लेंथ ढूंढोगे और उसको इस फॉर्मूले में पुट करोगे, मतलब स्लाइड वायर ब्रिज का जो फॉर्मूला आप नॉन रेजिस्टेंस के लिए पता लगाते हो, और उसका रेजिस्टेंस आप पता लगा लोगे। जब आपने इस वायर का रेजिस्टेंस पता लगाया है ना अब पहली बार, तो आपने ये चीज फाइंड आउट कर दी है। क्या फाइंड आउट कर दी है, R0, रेजिस्टेंस ऑफ वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि वो वायर आपने मेल्टिंग आइस में डुबाया था, उसका टेम्परेचर 0 था, और फिर आपने उसे यहां कनेक्ट किया है और फिर रेजिस्टेंस मालूम किया है। तो आपने अननोन रेजिस्टेंस मालूम तो कर दी, लेकिन कौन से टेम्परेचर पर, 0 डिग्री पर। फिर आपने उसी वायर को इस बॉइलिंग वाटर में डुबाना है। जब आप वायर को बॉइलिंग वाटर में डुबाओगे वायर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। फटाफट पूरा हाथ इसमें डुबा के वायर को निकाल लो उबलते हुए पानी में, पूरा कोनी तक का हाथ डुबाना अच्छी तरह, ठीक है जी। फिर उस बॉइलिंग वाटर में से इसको निकाल के यहाँ कनेक्ट करो, और यहाँ कनेक्ट करने के बाद फिर से बैलेंसिंग लेंथ ढूंढ के उसका रेजिस्टेंस पता लगा लो। अलग आएगा, उसी वायर का रेजिस्टेंस अलग आएगा, क्योंकि टेम्परेचर अब 0 से क्या हो चुका है, 100। उसी वायर को जब आपने बॉइलिंग वाटर से निकाल के यहाँ कनेक्ट करके उसका रेजिस्टेंस पता लगाया, तो आपने ये चीज पता लगा ली है, रेजिस्टेंस ऑफ द सेम वायर एट 100 डिग्री सेल्सियस। नोट कर लेना इन दोनों वैल्यूज। उसके बाद उस वायर को थोड़ी देर जब वो ठंडा हो जाए, अपने ओरिजिनल रूम टेम्परेचर पर आ जाए, फिर आपने इस लिक्विड में डिप करना है। जब आप उसे इस लिक्विड में डिप करोगे तो आपको इस लिक्विड का टेम्परेचर भले ही नहीं पता, लेकिन जब उस वायर को आपने इसमें डिप किया तो ये तो पता है
कि जिस चीज में डिप करते हैं वायर का टेम्परेचर भी उतना ही हो जाता है, क्योंकि जब आप मेल्टिंग आइस में डिप कर रहे थे तो वायर का टेम्परेचर मेल्टिंग आइस जितना हो गया था, यानी 0। जब आप उसे बॉइलिंग वाटर में डिप कर रहे थे तो उसका टेम्परेचर बॉइलिंग वाटर जितना हो गया था, यानी 100। जब आप उसे इस लिक्विड में डिप करोगे तो वो टेम्परेचर पता भले ही नहीं है, लेकिन उसका वायर का टेम्परेचर उतना ही हो जाएगा जितना इस लिक्विड का है, यानी थीटा। पता नहीं है लेकिन डिनोट कर लिया थीटा। और अब आपने फिर से उस वायर को इसमें डुबाने के थोड़ी देर बाद निकाल के फिर से यहाँ कनेक्ट करना है और फिर से बैलेंसिंग लेंथ पता लगा के फॉर्मूले में रख के उसकी रेजिस्टेंस पता लगा लेनी है। उसी वायर की रेजिस्टेंस आपने 3 बार पता लगाई है। एक बार ये आपने उस वायर की रेजिस्टेंस पता लगाई है 0 डिग्री सेल्सियस पर, एक बार आपने उसकी रेजिस्टेंस पता लगाई है 100 डिग्री सेल्सियस पर, और एक बार आपने उसी वायर की रेजिस्टेंस पता लगाई है थीटा डिग्री पर। भले ही थीटा नहीं पता, लेकिन जो भी वो टेम्परेचर है उस पर रेजिस्टेंस आपको पता है। यू डोंट नो द टेम्परेचर ऑफ दिस लिक्विड, but you know the resistance of the wire at this temperature, at this unknown temperature. तो आपको R यानी रेजिस्टेंस ऑफ वायर एट थीटा जो कि लिक्विड का टेम्परेचर है, R0 रेजिस्टेंस ऑफ वायर एट 0 और रेजिस्टेंस ऑफ वायर एट 100 यानी R100, ये तीनों पता है। आप इन तीनों वैल्यूज को स्लाइड वायर ब्रिज की हेल्प से, मीटर ब्रिज की हेल्प से पता लगा चुके हो। अब आ जाओ आप इस फॉर्मूले में। इस फॉर्मूले में आपको R पता है जो आपने यहां से, R0 भी पता है, R100 भी पता है, फिर से R0 मल्टीप्लाई बाय 100। ये तीनों वैल्यूज R0, R और R100 इस फॉर्मूले में आप पुट कर दोगे, क्योंकि आपने वायर की रेजिस्टेंस इन तीनों टेम्परेचर्स पर पता लगा रखी है। तो जैसे ही आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके 100 से मल्टीप्लाई करोगे, थीटा आ जाएगा। थीटा क्या था? उस लिक्विड का टेम्परेचर। हालांकि ये प्रोसीजर इतना कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा है, कॉम्प्लिकेटेड तो खैर नहीं कहना चाहिए क्योंकि अब आपको आता है, तो हाँ टाइम टेकिंग लेंदी प्रोसेस है। तो कोई क्यों यूज करेगा आजकल के ज़माने में जब आपको इंटरनेट भी 4G और 5G स्पीड का चाहिए। तो ये तो -G में प्रोसेस है कि जरा सा कोई लिक्विड भरा है तो उसका टेम्परेचर पता लगाने के लिए आप पहले ये लेके आ रहे हो, फिर वायर उसमें बार बार डुबा रहे हो, फिर कनेक्ट कर रहे हो, फिर बैलेंसिंग लेंथ एंड ये वो, सीधा सीधा थर्मामीटर डुबाओ, या अब तो डुबाने की भी जरूरत नहीं है, मैंने बताया ऐसा कर सकते हैं। बट ऐसा पहले लोगों ने किया है कि स्लाइड वायर ब्रिज के ज़्यादा से ज़्यादा यूज क्या होते हैं वो दिखाने के लिए। मेन यूज तो स्लाइड वायर ब्रिज का अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए ही किया जाता था। अब वो भी नहीं किया जाता। अब तो ऐसे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर वगैरह, ये सब जितने भी पुराने इंस्ट्रूमेंट है ये सब 18th और 19th सेंचुरी की बातें। अब हम 20th सेंचुरी में, 21st सेंचुरी में आ गए हैं, तो 21st सेंचुरी में इतना पुराना मेथड यूज नहीं होता, बट आपको बेसिक सिखाया जाता है, क्योंकि बेसिक सीखने के बाद ही आप नए वाले मेथड समझ पाओगे। जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाते जाओगे आप नजदीक पहुंचते जाओगे लेटेस्ट मेथड्स के। लेकिन वो तभी सीखते हैं जब आपको पहले 2 का टेबल सिखाया जाता है, देन सिंगल डिजिट के टेबल के बाद डबल डिजिट एंड मल्टीप्लाई, फिर छोटे नंबर से बड़े नंबर। डायरेक्टली बड़े नंबर तो नहीं सिखाए जाते मल्टीप्लाई करना, लेकिन बेसिक इसीलिए सिखाया जाता है कि आप आगे का सीख सको। तो यहाँ पर भी बेसिक इसीलिए सिखाया गया कि बच्चे आगे का सीख सके। तो ये आपका अननोन टेम्परेचर फाइंड आउट करने का एप्लीकेशन सॉल्व हो गया है स्लाइड वायर ब्रिज की हेल्प से। और स्लाइड वायर ब्रिज से अननोन रेजिस्टेंस कैसे पता लगाते हैं वो आपने पिछली क्लास में सीख ही लिया था। यहां पर आपका स्लाइड वायर ब्रिज टॉपिक खत्म होता है, कंप्लीट होता है। अब इस पूरे यूनिट और चैप्टर में एक ही टॉपिक है जिसका नाम है पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर को आपको दिखाते हैं, पोटेंशियोमीटर कैसा दिखता है, फिर उसके एप्लीकेशंस सिखाएंगे। पोटेंशियोमीटर से आप 2 काम कर सकते हो, वो क्या है 2 काम, वो भी आपको सिखाया जाएगा। पहले पोटेंशियोमीटर का इंट्रोडक्शन देते हैं। तो चलते हैं, हमारे अगले और लास्ट यूनिट भी खत्म हो जाएगी उस टॉपिक की तरफ जिसका नाम है पोटेंशियोमीटर।